हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैश बुक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैश बुक क्या होती है, कैसे बनाई जाती है एंड क्यों बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इससे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखा चुका हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि जब जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वैसे ही कैश बुक में भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल की तरह कैश बुक भी एक प्राइमरी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो कैश बुक बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, बिजनेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मॉल बिजनेस यानी छोटा बिजनेस, और एक होता है बिग साइज बिजनेस। ठीक है। एक होता है स्मॉल बिजनेस और एक बिग साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस एंड बड़े बिजनेस। तो देखिए, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस होता है, वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बड़े साइज बिजनेस की बात करें, बिग साइज बिजनेस, तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो बड़े बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं और छोटे बिजनेस में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जो छोटा बिजनेस है वहां पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही बुक बनाई जाती है, दैट्स कॉल्ड जर्नल, ठीक है। तो छोटे बिजनेस में जो है सिर्फ एक ही बुक मेंटेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। तो वहाँ पर कैश बुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत कम है, तो एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन ईजिली रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिग साइज बिजनेस की। तो देखिए, जो बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी जो नंबर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि अगर रिकॉर्ड भी करेंगे तो बहुत सारी बुक हमें मेंटेन करनी पड़ जाएगी, बहुत सारे जर्नल के हमें जो है रजिस्टर मेंटेन करने पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर लेजर बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी वजह से जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बुक का जो बुक्स होती है, अकाउंट्स की बुक्स होती है, उसका सब डिविजन कर लिया जाता है। सब डिवीजन ऑफ बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बुक्स का सब डिवीजन कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाएगी अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो इसको ही बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ बुक्स, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहली बुक बनेगी वो कौन सी बनेगी, कैश बुक, ठीक है। तो अब कैश बुक बनाने का पर्पस क्या है, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो इस बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक क्यों बनाई जा रही है, ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शंस। इसके बाद अब कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो ये बुक हो गई। अब ऐसा तो नहीं होता कि बिजनेस में सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं। अब मान लीजिए गुड्स खरीदा, तो बिजनेस में गुड्स क्रेडिट में भी खरीदा जाता है और कैश में भी खरीदा जाता है। तो कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में आ जाएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है। बट अगर क्रेडिट में खरीदेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक और बुक मेंटेन होगी जिसका नाम है आपका परचेज बुक। ठीक है। अब ये परचेज बुक क्यों बनाई जा रही है, इट इज फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स।
तो अगर गुड्स कैश में खरीदा तो कैश बुक में आ जाएगा, और अगर क्रेडिट में खरीदा तो वो इस बुक में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेल भी होती है। तो सेल भी दो तरीके से होती है, या तो कैश में होती है और या क्रेडिट में होती है। तो अगर कैश में सेल हो रही है तो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो वो तो कैश बुक में एंटर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट हो रही है तो उसके लिए भी एक एडिशनल बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या होगा, सेल्स बुक। सेल्स बुक। तो सेल्स बुक बनाने का पर्पस क्या है, तो ये किस लिए हो रही है, ये जो बनाई जा रही है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। इट इज फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी अगर गुड्स क्रेडिट में सेल किया जा रहा है तो इस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका देखो दो बुक्स और आ जाती है, एक होती है आपकी परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बुक बनाने का पर्पस क्या है, अब देखिए जब बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि गुड्स में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, या गुड्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं होता तो उसको रिटर्न करना पड़ जाता है। तो जब गुड्स खरीदने के बाद रिटर्न हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न ना तो कैश बुक में आएगी, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, तो किस में आएगी, आपकी परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, इसी तरीके से सेल रिटर्न भी होती है। तो सेल रिटर्न बुक किस लिए होती है कि मान लीजिए गुड्स सेल किया हमने और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया किसी रीज़न की वजह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। तो वो इसके लिए जो है हम ये बुक मेंटेन करें। तो ये होता है आपका सब डिवीजन ऑफ बुक। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि बुक का सब डिवीजन कैसे होता है और कौन कौन सी बुक्स मेंटेन होती है। तो ये कहाँ पर होता है, जहाँ बड़ा बिजनेस होता है, क्योंकि जहाँ बड़ा बिजनेस होगा बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो सारे ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बुक्स का सब डिवीजन कर लिया जाता है। और जो छोटे बिजनेस है वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत लिमिटेड है, तो एक ही बुक यानी जर्नल में ही सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो जर्नल में पहले जो है इससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब जो है मैं आपको यहाँ पर कैश बुक सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, कि कैश बुक क्या होती है, कैसे बनाते हैं। तो आई होप कैश बुक क्यों बनाते हैं इसका रीज़न आपको पता चल गया। ठीक है, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी फिर मैं कैश बुक स्टार्ट कराता हूँ। अब देखिए कैश बुक, अब हम सीखेंगे कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्या होती है कैश बुक। ठीक है, तो देखिए कैश को अगर सिंपल लैंग्वेज, कैश बुक को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको बोलूँगा मैं, इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, यानी कैश ट्रांजेक्शन की एक समरी होती है, क्योंकि इस बुक में सिर्फ हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, कितना कैश रिसीव्ड हुआ, कितना पेमेंट हुआ। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इस बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी क्रेडिट या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। कैश बुक का जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट होता है। आपको पहले बता चुका हूँ कि अकाउंट के 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो कैश बुक का जो नेचर है वो क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये होता है। तो इसी रूल पे जो है पूरी कैश बुक मेंटेन होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अब देखिए कैश बुक में 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जितना भी कैश कम्स इन है यानी जितनी भी रिसिप्ट है वो कहेंगे डेबिट में, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या है कि जितनी भी पेमेंट्स है वो कहेंगी क्रेडिट साइड में। तो ये इसी जो है रूल पे वर्क करता है, बिकॉज इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि कैश बुक क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की कैश बुक होती है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। अब देखिए
वैसे तो कई टाइप की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है, ट्रिपल कॉलम भी होती है, ठीक है। और डबल कॉलम में भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि एक टाइप होती है कैश विद बैंक कॉलम, एक होती है कैश विद डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। तीसरी होती है आपकी बैंक विद डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। तो डबल कॉलम में भी 3 टाइप होती है, ठीक है। तो कुल मैं की बात करूँ, एक आपकी सिंगल कॉलम कैश हो गई, 3 टाइप मैंने आपको डबल कॉलम में बता दिए, 4, और एक आपकी ट्रिपल कॉलम, 5 टाइप की बुक होती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वो बताऊंगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप की कैश बुक आती है, एक आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसको सिंपल कैश बुक भी कहा जाता है, सिंपल कैश बुक, ठीक है। फिर आती है आपकी दूसरी टाइप जो आपके सिलेबस में है 11 के, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। अब देखिए डबल कॉलम में मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, कैश विद बैंक कॉलम, कैश विद डिस्काउंट एंड बैंक विद डिस्काउंट, ठीक है। अब यहां पर कौन सी आएगी, यहां पर आएगी आपकी कैश विद बैंक कॉलम, कैश विद बैंक कॉलम। तो उसको डबल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉलम होते हैं, इसमें कैश का कॉलम भी होगा और इसमें बैंक का कॉलम भी होगा कैश के साथ, ठीक है। देखिए कैश बुक चाहे कोई सी भी, उसकी 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो सिंपल कैश बुक की बात करूँ, सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करूँ, इसमें डेबिट में भी एक ही कॉलम होता है और क्रेडिट में भी एक ही कॉलम होता है, ओनली कैश का, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। दूसरी आती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक कौन सा है, कैश विद बैंक कॉलम। तो इसमें कैश के साथ बैंक का कॉलम भी होगा, ठीक है। अब बैंक का कॉलम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है चेक से रिलेटेड भी जो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनेंगे डेबिट में और 2 कॉलम बनेंगे क्रेडिट में। इसी वजह से इसको डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैश के साथ बैंक का कॉलम भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की बुक जो है मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट सिंगल कॉलम एंड सेकंड डबल कॉलम। तो आज इस वीडियो में जो है मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो पहले इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसका कॉलम देखते हैं कि कॉलम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर, देन अमाउंट, सॉरी LF, देन अमाउंट यानी कि कैश, तो देखिए इट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। तो इसमें क्या कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, VN यानी वाउचर नंबर, देन LF, ठीक है। देन रुपीज, रुपीज यानी यहाँ पे कैश का कॉलम है। फिर अगेन कॉलम रिपीट हो जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF एंड देन अमाउंट। तो ये होती है डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां पर जब हम लिखते हैं तो यहां पर लिखते हैं टू एंड यहां पर बाय, ठीक है। तो देखिए क्योंकि बिकॉज इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी कैश आ रहा है वो डेबिट में और जो जा रहा है वो क्रेडिट में। तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, रिसिप्ट डेबिट में, पेमेंट क्रेडिट में, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। देखिए अब इसमें ट्रांजेक्शन कैसे आते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन है,
स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, ठीक है। तो मैं यूजली आपको वही ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा जो आपको बुक में देखने को मिलेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन ये होता है कि मैक्सिमम टाइम कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के ₹1,00,000, ठीक है। तो देखिए अब बिजनेस में पैसा लगाया तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस में पैसा लगाया इसका मतलब बिजनेस में पैसा कम्स इन है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्ट बिजनेस कैश, बिजनेस में पैसा लगाया तो जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाए आपका टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया तो कम्स इन है, ठीक है। और तो कम्स इन है तो डेबिट साइड आएगा, और जो पैसा बिजनेस में लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कितना लगाया, 1,00,000, तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,00,000, और यहाँ पर डेट 2022 1 अप्रैल। अब इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं 3 अप्रैल, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन कैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन कैश। गुड्स परचेज किया 10,000 का कैश में। तो देखिए जब गुड्स खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, है ना। तो गोज आउट यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्या खरीदा हमने, गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज करने के लिए बाय परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट कितनी है 10,000। डेट आ जाएगी 2022 एंड 1 अप्रैल, सॉरी 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं 5 अप्रैल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन कैश। गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन कैश। तो अब गुड्स सेल किया कैश में किया, ठीक है। तो देखिए जब गुड्स बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, बिजनेस में आएगा, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, और पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सेल किया। तो आएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। कितने का किया, 20,000, तो 20,000 यहाँ लिख देंगे, और डेट आ जाएगी आपकी 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको सिर्फ देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट। बहुत सिंपल सा रूल है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 8 अप्रैल, सैलरी पेड फॉर ₹10,000 ऑन कैश। सैलरी पेड फॉर ₹10,000 ऑन कैश। अब सैलरी पे करी, तो देखो सैलरी पे करिए तो सैलरी अगर पे होगी तो नॉर्मल सी बात है पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा, इट मीन्स पेमेंट साइड। तो डेट लिख देंगे 8 अप्रैल, और बाय सैलरीज, तो कितना अमाउंट है 10,000, ठीक है 10,000। तो बस सिंपल ये देखना पैसा आ रहा है या जा रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल, bought goods for ₹50,000 from राम, ठीक है। गुड्स खरीदा 50,000 का राम से, ठीक है। देखिए मैंने जनरल एंट्री के टाइम भी बताया था, कभी भी गुड्स परचेज करते समय या सेल करते समय अगर पार्टी का नेम आ जाए तो इसका मतलब वो क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो ये क्रेडिट परचेज है। तो वो क्रेडिट परचेज का मतलब है कि गुड्स हमने राम से परचेज तो किया लेकिन पैसा नहीं दिया अभी। तो जब पैसा नहीं दिया, कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आते हैं जो क्रेडिट कैश वाले होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आता। तो इस वजह से इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बात, चलिए आगे देखते हैं।
कैश विड्रू फॉर ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रू फॉर ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो देखिए कैश विड्रू किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, यानी क्या किया, मेरे पास बिजनेस में पैसा पड़ा था, मैंने उठाया और अपने घर ले गया, ठीक है। तो देखिए जब पैसा बिजनेस पे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस, पैसा लगाते हैं तो वो बिजनेस में कम से होता है डेबिट। बट ओनर अगर जो है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस से वो बाहर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, ठीक है। तो गोज आउट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट, क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा है। तो ये क्रेडिट में आ जाएगा आपका 20 अप्रैल बाय ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये आएगा आपका 10,000, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको बस दो ही बात को ध्यान रखना है कि कम्स इन है या गोज आउट। कम्स इन हो रहा है तो डेबिट में, गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट में। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्रेडिट परचेज हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस यही होता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो बैलेंस निकालना सिमिलर वैसे ही निकालते हैं जैसे कि आपने लेजर में देखा था, ठीक है। तो बैलेंस निकालने के लिए एक टोटल की लाइन यहाँ पर आती है और एक टोटल की लाइन ठीक इसके सामने, और बीच में थोड़ा गैप रखते हैं क्योंकि हमें बैलेंस निकालना है। तो देखिए अब जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है उस टोटल को हम दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। तो कैश बुक में याद रखना, कैश का हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है, क्योंकि डेबिट का मतलब क्या है, रिसिप्ट है, और क्रेडिट का मतलब पेमेंट। तो कभी ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता कि पैसे हमारे पास कम हो और पेमेंट हम ज़्यादा कर दें, है ना। हमेशा या तो जीरो हो जाएगा या रिसिप्ट साइड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कैश का हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये कितना हो गया आपका 1,20,000। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। यानी हमारी जो रिसिप्ट है पूरी मंथ की वो कितनी है, 1,20,000, और खर्चा हमने कितना किया 10, 12, 30, ठीक है। यानी 1,20,000 रुपये हमारे पास आए और हमने खर्चा कितना किया 30,000 रुपये। इन तीनों को प्लस करके यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 रुपये आए और 30,000 हमने खर्चा किया, तो हमारा बैलेंस कितना बचा 90,000। 1,20,000 माइनस 30 तो कितना है 90,000। जो 90,000 हुआ इसको लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन जैसे लेजर में लिखते थे। अब हमेशा याद रखना, मैंने लेजर में भी बताया था, यहाँ पर जो डेट आती है वो आती है मंथ की लास्ट डेट, ठीक है। देखो अप्रैल का जो लास्ट डेट होता है वो होता है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसी तरह से बैलेंस निकाला जाता है। इसके बाद इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देते हैं। अब ब्रॉट डाउन क्यों करते हैं, मैंने आपको लेजर में भी ये सिखाया था, ब्रॉट डाउन करना जो है बेनिफिशियल होता है। दूसरा इसमें करना ही पड़ता है क्योंकि देखो कैश बुक जो है पूरे ईयर बनती है, हर महीने मंथली बनती है, तो एक महीने की बन गई, अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर अगले महीने की बनेगी, फिर वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये चलता रहता है। तो यहाँ कैरी डाउन होगा तो ब्रॉट डाउन इधर हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD यानी ब्रॉट डाउन। तो ये 90,000 नजर आ गया, और यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, यानी अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो यहाँ पर डेट आएगी 1 मई, और इसके साथ ही जो है आपकी कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल कैश बुक बहुत जो है ईजी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट देखना है कि कैश आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। और कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश नहीं है, कैश की बात नहीं हो रही है, जैसे क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, या परचेज रिटर्न हो गया, या सेल रिटर्न हो गया, जहाँ पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन जो है ट्रांजेक्शन को हम लिखते ही नहीं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके लास्ट में बैलेंस निकालते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।